ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। 2027 के लिए बीजेपी एसपी के बीच कुर्मी वोट की लड़ाई शुरू हो गई है। इसके संकेत यूपी बीजेपी अध्यक्ष पर अखिलेश यादव के अटैक से मिले। इस अटैक के मायने क्या है, इसका विश्लेषण आज हम करने वाले हैं। 27 की जंग में अखिलेश यादव का सबसे ज्यादा जोर पीडीए पर है। पंकज चौधरी पीडीए की काट में S4 वाला कौन सा फॉर्मूला सेट कर रहे हैं, ये भी आज हम आपको दिखाएंगे। यूपी की बहराइच पुलिस ने कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस पर विवाद खड़ा हो गया। कानून के रक्षक धर्म और आस्था के संरक्षक क्यों बने हैं, ये सवाल भी हम पूछने वाले हैं। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट जहन्नुम के ठेकेदार। शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले बात अखिलेश यादव के पीडीए क्वालिटी इंडेक्स की करेंगे। देश की सियासत में जिस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स पर घमासान मचा है, दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स को सही करने का प्रयास चल रहा है। उस वक्त समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए क्वालिटी इंडेक्स को और बेहतर और दुरुस्त करने में जुटे हैं, ताकि 27 में समाजवादी पार्टी की जीत की हवा बनाई जा सके। अखिलेश यादव ये काम कैसे कर रहे हैं, अब वो देखिए। अखिलेश यादव ने पीडीए की परंपरागत परिभाषा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताई थी। अब वो पी से पीड़ित बताते हैं, डी से दरिद्र बताते हैं, ए से आधी आबादी को इसमें जोड़ लेते हैं। अच्छे अगड़ों को भी पीडीए में शामिल कराने की बात करते हैं। इससे लगातार उनकी चुनावी हवा का पीडीए क्वालिटी इंडेक्स ग्रीन जोन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अब उन्होंने यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी पर पीडीए वाला प्रहार किया है। अखिलेश का यह हमला अपने पीडीए क्वालिटी इंडेक्स को एकदम से तेजी के साथ 27 के ग्रीन जोन की तरफ ले जाने की कोशिश है। अखिलेश यादव ने पंकज चौधरी के बहाने बीजेपी पर जातिवादी होने का आरोप लगाया। बीजेपी पर अपने ही नेताओं के खिलाफ जातिगत भेदभाव वाला हमला किया है, क्योंकि पंकज चौधरी ओबीसी की कुर्मी जाति से आते हैं। कुर्मी अखिलेश यादव के पीडीए प्रयोग का हिस्सा है। अखिलेश यादव को पता है कि उनके पीडीए दाव को फेल करने के लिए ही बीजेपी ने यूपी को पंकज चौधरी वाला सरप्राइज दिया है। यही वजह है कि अखिलेश यादव बीजेपी के पंकज प्रयोग को नाकाम करने के लिए एक्टिव हो गए हैं। तो 5 बार के को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और 7 बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। 24 घंटे में 2 बार अखिलेश यादव ने बीजेपी के पंकज प्रयोग पर सीरियल पीडीए अटैक किया। अखिलेश यादव ने गुरुवार को पंकज चौधरी के खिलाफ शब्द बाण चलाया। शुक्रवार को उन्हीं शब्दों को पोस्ट शक्ल देकर पंकज चौधरी को टारगेट पर लिया। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, 5 बड़ा या 7, विधायक बड़ा या सांसद, राज्य बड़ा या केंद्र। फिर सवाल यह है कि 5 बार के विधायक को भाजपाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं और 7 बार के सांसद को राज्य का अध्यक्ष। इसका तर्क क्या है? दरअसल इसका कोई तर्क भाजपा के पास नहीं है। इसका कारण सिर्फ ये है कि प्रभुत्ववादी भाजपाई ये संदेश देना चाहते हैं कि पीडीए समाज का व्यक्ति कितना भी काबिल हो, पर वो वर्चस्ववादियों के आगे एक सीमा से आगे नहीं बढ़ सकता। भाजपा ने पीडीए समाज को नीचा दिखाने के लिए ये नया तरीका अपनाया है। ये अपमान पीडीए समाज अब और नहीं सहेगा। अब अपनी पीडीए सरकार बनाएगा, पीडीए को मान दिलाएगा। सरकार का मंत्री बड़ा कि केंद्र सरकार का मंत्री बड़ा? 5 बार के को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और 7 बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। बताओ पीडीए का कितना बड़ा अपमान किया है इन्होंने। जिन्हें हटाने में नाकाम हो गए हैं उनका कद काटने के लिए बैठा। अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की। अखिलेश यादव का यह हमला उनके जाति वाले कार्ड का हिस्सा है। अखिलेश यादव बीजेपी पर यह आरोप लगाना चाहते हैं कि वो अपने नेताओं के बीच जाति के आधार पर भेदभाव करती है। अखिलेश यादव बीजेपी के खिलाफ ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि उन्होंने ऊंची जाति में शामिल कायस्थ समाज से आने वाले नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, जबकि राजनीति में उनसे ऊंचा कद रखने वाले ओबीसी की कुर्मी जाति के चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। अखिलेश यादव इशारों में ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी पीडीए में शामिल जातियों का सम्मान नहीं करती। अखिलेश यादव की कोशिश पीडीए समाज के वोटरों को ये संदेश देने की भी है कि बीजेपी जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करती है।
अखिलेश यादव की कोशिश है कि पंकज चौधरी पीडीए में शामिल कुर्मी जाति के वोटों को साध कर अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें, उससे पहले ही जाति वाला कार्ड खेलकर उनके इस प्रयास को फेल कर दिया जाए। क्योंकि अखिलेश यादव को पता है कि बीजेपी में पंकज चौधरी का पद और कद उनके पीडीए दाव की काट के तौर पर ही बढ़ाया गया है। अब 2027 का विधानसभा का चुनाव हमारे आप सबके सामने है। आदरणीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में 2017 का रिकॉर्ड तोड़ करके 325 से भी अधिक सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी के फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ा देने का संकल्प लेकर के आज आप सब यहां से जाएंगे। तो बीजेपी की मंशा यही है कि पंकज प्रयोग के जरिए वो पिछड़ा खासकर कुर्मी वोट अपने पाले में शिफ्ट कराने में सफल होगी। अखिलेश यादव को भी कहीं न कहीं इसकी आशंका है, इसलिए पीडीए वाला घमासान अब तेज हो गया है। बीजेपी के लोग पिछड़ों को, दलितों को कभी सर्वोच्च पद नहीं दे सकते और शायद इसीलिए इतने अनुभवी नेता को प्रदेश अध्यक्ष और कम अनुभवी या अनुभवहीन नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो ये हर पार्टी का अपना, और प्रदेश अध्यक्ष कौन है ये हर पार्टी का अपना अपना वो है। उनके यहाँ तो परमानेंट वही रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी हमारे यहाँ अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन सकता है। आप इसके पहले आपने नितिन नवीन जी का कभी नाम सुना था? और आज नितिन नवीन जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। फिलहाल एक तरफ अखिलेश यादव शब्द बाणों से बीजेपी के पंकज प्रयोग को टारगेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने जमीन पर भी पंकज प्रयोग की काट में बिसात बिछानी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव का पीडीए अटैक ये भी बताता है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी के बीच कुर्मी वोटों के लिए सीधी लड़ाई शुरू हो गई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों 27 की जंग जीतने के लिए जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश में जुट गए हैं, क्योंकि यूपी में यादवों के बाद कुर्मी ओबीसी की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। पूर्वांचल के 20 से ज्यादा जिलों में कुर्मी वोटर निर्णायक भूमिका में है। 2024 के चुनाव में एसपी ने ओबीसी कोटा के तहत सबसे ज्यादा कुर्मी चेहरों को टिकट दिया। मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी के 7 सांसद कुर्मी हैं, जबकि बीजेपी के 3 सांसद कुर्मी जाति से आते हैं। 2024 के चुनाव में कुर्मी वोट बैंक का बड़ा हिस्सा एसपी गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब बीजेपी की कोशिश अपने पाले से खिसके उस कुर्मी वोट को दोबारा साथ जोड़ने की है। इसी कोशिश को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी ने पंकज चौधरी का कार्ड चला है। दो 2027 के रण से पहले यूपी में 3 चेहरों पर चर्चा तेज हो गई है। एक चेहरा बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी का है, बाकी 2 चेहरे बस्ती से समाजवादी पार्टी के सांसद राम प्रसाद चौधरी और पूर्व मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा का है। इन तीनों चेहरों के केंद्र में एक बात कॉमन है, वो है यूपी का कुर्मी वोट बैंक। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के कुर्मी वोटों में सेंध लगाने के लिए पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने 27 के लिए कुर्मी वोट की जमीन पर पकड़ और मजबूत करने के इरादे से अपने दोनों कुर्मी चेहरों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव की ये रणनीति अपने पिता मुलायम सिंह यादव की सोशल इंजीनियरिंग से प्रभावित है। अखिलेश यादव जानते हैं कि सिर्फ मुस्लिम यादव वोटों के सहारे सत्ता की मंजिल पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में वो प्रदेश के हर वर्ग को साधने के समीकरण तैयार कर रहे हैं। जैसे दलित समाज से अवधेश प्रसाद, रामजी लाल सुमन और इंद्रजीत सरोज का कद पार्टी में काफी बड़ा है। ब्राह्मण समाज को साधने के लिए पार्टी के पास अभिषेक मिश्रा, माता प्रसाद पांडे और संतोष पांडे का चेहरा है। भूमिहार समाज के बीच पार्टी की पकड़ बनाने के लिए राजीव राय और जयराम पांडे जैसे नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो कभी कांशीराम के साथ काम कर चुके हैं और अखिलेश यादव उन्हें लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव को पता है कि कैसे अलग अलग जातियों को साथ लेकर 27 की राह पर आगे बढ़ना है। उधर बीजेपी ने भले ही एसपी के कुर्मी वोट को काटने के लिए पंकज चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन राजनीति के जानकार मानते हैं कि फिलहाल कुर्मी वोटों की जंग में समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी पॉलिटिक्स को खास तौर से उत्तर प्रदेश में समझ नहीं पा रही है। ओबीसी पॉलिटिक्स का कोई कॉन्सोलिडेटेड वन लीडर कभी नहीं रहा। मुलायम सिंह ने जरूर ये करिश्मा किया कि वो यादव थे। बीजेपी सोच रही है कि वो जो नेता बनाएगी वो पैन यूपी होगा, पैन यूपी कोई लीडर नहीं हो सकता। और यही सबसे बड़ी चुनौती पंकज चौधरी की है, क्योंकि पंकज चौधरी को यहाँ बनाने से पहले
किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे कोई स्पेस आज तक, वो 7 बार के सांसद हैं, बीजेपी ने दिया ही नहीं। समाजवादी पार्टी के पास भी कई कुर्मी बड़े नेता वर्तमान में भी मौजूद है, और पूर्व में भी अगर हम मुलायम सिंह यादव की राजनीति को देखें तो बेनी प्रसाद वर्मा उनके साथ बिल्कुल हम कदम बन के चले हैं, जो कि एक बड़े कुर्मी नेता थे। और अब उनके जो बेटे हैं राकेश वर्मा, वो अखिलेश यादव के साथ हैं। तो एक बड़ी ताकत दलित पिछड़े नेताओं की, जिस पीडीए की अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, तो एक पूरा गुलदस्ता अखिलेश यादव ने सजा रखा है। तो समाजवादी पार्टी के पास वर्तमान में पंकज चौधरी की कार्ड के लिए नेता मौजूद है। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव किन नेताओं को पंकज चौधरी की इस कार्ड को रोकने के लिए आगे बढ़े। कुर्मी वोटों की जंग अखिलेश के जाति कार्ड का हिस्सा है। जाति कार्ड के जरिए वो बीजेपी के हिंदुत्व वाले धार्मिक कार्ड को फ्लॉप करने की मंशा रखते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मानते हैं कि अखिलेश के जातीय प्रयोग के आगे बीजेपी की सारी प्लानिंग फेल होगी। हमारे पास जो है लोकसभा में 7 कुर्मी सांसद का वो है, और बड़ा लंबा चौड़ा हर जातियों का गुलदस्ता है। तो उसका रिजल्ट आपने देखा होगा कि 2024 में, तो ये जो जाति समीकरण की अगर कोई बात कर रहा है, तो जाति समीकरण में पीडीए फार्मूला उत्तर प्रदेश में उसका एक काट अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं ढूंढ सकती। जाति के चश्मे में देखना समाजवादी पार्टी की पुरानी आदत है। समाजवादी पार्टी इसके आधार पर ही अपनी सारी राजनीति की जमा गणित देखा करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले कार्यकर्ताओं के बीच में बेहद ही लोकप्रिय और ऐसे पंकज चौधरी जी को उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बनाया है। ये सपा के लिए जरूर चुनौती का सबब है, क्योंकि उनके लिए जाति का कार्ड ही उनकी सारी ताकत है, और वो जाति का कार्ड भी अब उनके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। फिलहाल 2027 की लड़ाई में जातीय गणित एक बार फिर निर्णायक बनता जा रहा है। हालांकि जातिगत समीकरणों के साथ बीजेपी और एसपी दोनों की नजर महिला और युवा वोट पर भी है, क्योंकि बिहार में इस वोट बैंक ने निर्णायक भूमिका निभाई है। अब बात आज की दूसरी बड़ी खबर की, जिसे बताने से पहले हम आपसे 2 सवाल पूछना चाहते हैं। पहला, क्या कभी आपके मन में आया है कि पुलिस आपको गार्ड ऑफ ऑनर दे? शायद आप कहेंगे क्यों नहीं, इसमें बुराई क्या है? इसके बाद हम पूछें कि क्या यह संभव है। इस सवाल पर आप थोड़ा हिचकिचा जाएंगे, सोचेंगे कि भला आम आदमी को पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर क्यों देने लगी। तो अपनी इस गलतफहमी को जरा आज दूर कर लीजिए, क्योंकि आजकल यूपी पुलिस उन्हें भी गार्ड ऑफ ऑनर देने लगी है जो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, जिन्होंने देश के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जो बताने लायक हो। इस तस्वीर में जिस शख्स को कार से उतरते हुए आप देख रहे हैं, जिनके लिए रेड कार्पेट बिछाया गया है, उनका नाम आचार्य पुंडरीक गोस्वामी है। मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक हैं ये। उनके साथ पुलिस की वर्दी में जो नजर आ रहे हैं वो बहराइच के कप्तान साहब हैं, यानी एसपी। नाम है आरएन सिंह। यूपी की बहराइच पुलिस ने नवंबर में भागवत कथा आयोजित की थी, जो 8 नवंबर से 14 नवंबर तक चली। इसी दौरान कथावाचक आचार्य पुंडरीक गोस्वामी पुलिस परेड ग्राउंड पहुंचे थे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर जैसा बड़ा सम्मान दिया गया। अब सवाल यह है, बहराइच पुलिस ने पुंडरीक गोस्वामी को किस हैसियत से गार्ड ऑफ ऑनर दिया? पुंडरीक गोस्वामी कौन से संवैधानिक पद पर बैठे हैं? ये तस्वीर देखकर लोग व्यंग में कह रहे हैं कि यूपी पुलिस ने पुंडरीक गोस्वामी को पुतिन समझा क्या? क्योंकि हाल में जब पुतिन भारत के दौरे पर आए थे, तब उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। वैसे बहराइच पुलिस की इस शर्मनाक हरकत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अपनी इस बेशर्म हरकत पर माफी मांगने के बजाय बहराइच की पुलिस इसे सही ठहराने में लगी है। इसके लिए बेतुके कुतर्क दे रही है। जो अपनी कथाओं से पैसे कमाता है, लेकिन इनके लिए कप्तान साहब ने सारे नियम कायदों को ताक पर रख दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत भर है, क्योंकि इसके आगे जो कुछ हुआ वो बहराइच पुलिस पर न सिर्फ सवाल खड़े करता है, उसकी साख पर बट्टा भी लगाता है। कथावाचक आचार्य पुंडरीक गोस्वामी को पुलिस परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यूपी पुलिस के जवान उनके सामने कदम ताल करते नजर आए। इस विवाद पर एबीपी न्यूज ने पुंडरीक गोस्वामी से बात करने की कोशिश की, तो कथा सुनाने वाले गोस्वामी जी ने मौन व्रत धारण कर लिया। सोचिए, घंटों तक कथा कहने वाले कथावाचक इस विषय पर एक शब्द नहीं कह सके। अभी मौन है हमारा, अभी मौन है भैया, अभी मौन है, आधा घंटे मौन है, 1 घंटे बाद तक अभी मौन है भैया, मौन रहते हैं, बोलेंगे मौन है भैया, कथा के बाद मौन रहते हैं, आधे घंटे बाद आश्रम आ जाइए, आश्रम बैजन के आश्रम।
तो एक कथावाचक को इस तरह का सम्मान दिए जाने से पुलिस प्रोटोकॉल, प्रशासनिक मर्यादा और नियमों के पालन पर बहस छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि जब पूरा पुलिस महकमा सलामी में व्यस्त रहेगा तो प्रदेश का अपराधी मस्त रहेगा। बीजेपी राज में उत्तर प्रदेश में पनप रहे बेतहाशा अपराध और माफिया राज पर लगाम लगाने की बजाय सलाम सलाम का खेल खेला जा रहा है। कमाल तो यह है कि बहराइच पुलिस को अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है। वो तो अपने कुतर्कों से इस तस्वीर को सही ठहराने में जुटी है। बहराइच पुलिस ने अपनी सफाई में क्या कहा है, ये जान लीजिए। मुश्किल ट्रेनिंग और मानसिक थकान के कारण जिले में 28 पुलिसकर्मी अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। इसी डिप्रेशन को दूर करने के लिए ट्रेनी जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए आचार्य पुंडरीक गोस्वामी को योग, ध्यान और चरित्र निर्माण पर बोलने के लिए बुलाया गया था। बहराइच पुलिस का ये कुतर्क गले नहीं उतरता, खासकर तब जब इसी पुलिस की नाक के नीचे अपराधी बेखौफ होकर जुर्म को अंजाम दे रहा है। साल 2023 में यूपी में अपराध के 7,93,000 मामले सामने आए। 2022 में आंकड़ा 7,54,000 था। 2021 में 6,08,000। मतलब हर साल अपराध के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और यूपी पुलिस एक कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देने में व्यस्त है। अब मामले के तूल पकड़ने के बाद यूपी का पुलिस महकमा हरकत में आया है। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने घटना पर संज्ञान लेते हुए पुलिस परेड ग्राउंड का इस्तेमाल और सलामी दिए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। उधर इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। जेल में अक्सर राम कथाएं कराई जाती हैं, योग कराया जाता है। गार्ड ऑफ ऑनर देना कितना? नहीं, गार्ड ऑफ ऑनर तो मुझे नहीं मालूम कथावाचक कौन है, उनका स्टेटस क्या है, किस तरह दिया गया है, तो ये तो तय वही होगा ना कि वहाँ किस लिए दिया गया है। इस पे जांच होनी चाहिए, पता चलना चाहिए किसके आदेश पे हुआ है। बहुत सारे सिपाहियों को आपने देखा होगा, आजकल पढ़ते भी होंगे, कुछ ना कुछ कुंठित होकर आत्महत्या भी कर रहे हैं। एक दो खबरें आ जाती हैं। तो योग एक ऐसी चीज़ है कि उससे हर कोई जो है सजग रह सकता है। बाकी आगे उनसे और स्पष्टीकरण मांगा, देखिए क्या बताते हैं। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वही बात, इस्लाम हमारी जान है, हमारी पहचान है, इस्लाम हमारी जान है। कायदे से जिनको माफी मांगनी चाहिए थी, कायदे से जिनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, आज वो सब के सब मैदान में हैं। शर्म आनी चाहिए। नीतीश कुमार ने सही किया, नीतीश कुमार ने सही किया। लड़की कह रही है कि अब नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने कि वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए, जहन्नुम में जाए, जहन्नुम में जाए, जहन्नुम में जाए। देश के माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, क्या आप हमारे सिर्फ एक छोटे से सवाल का जवाब देंगे? सवाल यह कि देश की बेटी जहन्नुम में क्यों जाए? जहन्नुम में तो आपकी ऐसी बीमार सोच को जाना चाहिए। लेकिन वो कहावत है ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। तभी तो एक डॉक्टर बेटी का अपमान करने वाले मुख्यमंत्री ने अपने किए पर माफी तक नहीं मांगी और उनके किए को सही ठहराने के लिए पूरी फौज को मैदान में उतार दिया। कोई उस बेटी के बिहार छोड़ने की वकालत कर रहा है तो दूसरी तरफ यूपी के मंत्री संजय निषाद घटना का मजाक उड़ाते हुए आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। और इस फहरिस्त में एक और नाम शामिल हो गया है। वो नाम है गिरिराज सिंह का, जो बेहद बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि जिस बेटी का हिजाब खींचा गया वो नौकरी छोड़ दे या फिर जहन्नुम में चले जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ेगा भी क्यों? फर्क तो तब पड़ता जब सही गलत का ज्ञान होता, महिला सम्मान के मायने पता होते और सबसे बड़ी बात, जिस संविधान की शपथ लेकर आप संसद में दाखिल होते हैं उसका थोड़ा सा भी सम्मान होता तो आपके मुंह से बेटी के लिए ऐसे असंवेदनशील शब्द कभी नहीं निकलते। लड़की कह रही है कि अब नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने कि वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए, वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। घटिया, निम्न स्तर, असंवेदनशील, ओछा, अमर्यादित और बेहद शर्मनाक। यकीन मानिए, शब्दकोश में मौजूद ऐसे तमाम शब्द गिरिराज सिंह के दिए बयान के सामने बौने पड़ जाते हैं। लड़की कह रही है कि अब नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने कि वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए, वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। सोच कर देखिए, देश का केंद्रीय मंत्री भला ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? गिरिराज साहब के लोगों के बारे में हमको चर्चा नहीं, वो तो
चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एक बेटी जिसका अपमान हुआ, एक बेटी जिसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन हुआ, उस घटना पर अपनी गलती मानने की बजाय पूरी ढीठता के साथ गिरिराज सिंह कुतर्क करने पर उतर आए हैं। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अपने दिमाग के जालों को थोड़ा साफ कर लीजिए। हाँ, हिंदुस्तान इस्लामिक देश नहीं है। हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सभी व्यक्तियों को अपना धर्म मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन जानते हैं कि इनकी दिक्कत क्या है? इनकी दिक्कत यह है कि जो संविधान में लिखा है वो इनकी राजनीति को सूट नहीं करता और गिरिराज सिंह के विचारों से भी मेल नहीं खाता। इसलिए जैसे ही पहला मौका मिलता है, इनके अंदर की भरी सारी नफरत बाहर आ जाती है। आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। माननीय मंत्री जी, एयरपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन हो या फिर पासपोर्ट के लिए पहचान साबित करनी हो, दोनों ही जगहों पर सामने मौजूद महिला से नकाब या बुर्का हटाने के लिए कहा जाता है। वेरिफिकेशन प्रक्रिया में अधिकारी हाथ बढ़ाकर चेहरे से नकाब या हिजाब को खींच नहीं देते, जैसा कि माननीय नीतीश कुमार ने किया था। ये पूरा मामला 15 दिसंबर को पटना में आयोजित उस कार्यक्रम का है जहां सीएम नीतीश कुमार आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। आदित्य कुमार सिंह, स्मृति। जैसे ही हिजाब पहने और चेहरे को नकाब से ढके नुसरत परवीन नाम की महिला डॉक्टर नियुक्ति पत्र लेने पहुंचती हैं तो नीतीश महिला से पूछते हैं कि ये क्या है। नुसरत परवीन। बस इतना पूछते ही नीतीश कुमार महिला का हिजाब नीचे खींच देते हैं और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी ये देखकर सकपका जाते हैं। अगर उसको शौक होता फोटो खिंचाने का तो वो पहले से भी पाता थी। किस तरीके से उन्होंने उसको खींचा, हम उसको कंडम करते हैं, हम इसकी मजबत करते हैं। ना मंजूर, ना मंजूर, हिजाब उतारना ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। नीतीश कुमार इसके बाद से देश के कोने कोने में हिजाब हटाने को लेकर हंगामा हो रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक नीतीश से माफी मांगने की अपील हो रही है। आपको अपॉलॉजी मांगनी होगी। आप महिलाओं के हितैषी माने जाते हैं। आप अब आज जो है उन लंपटों के गुरु बने हुए हैं जो रास्ते चलते हुए महिलाओं के दुपट्टे नकाब खींचते पीटते हैं। नीतीश कुमार ने उसको हिजाब उतारा है सरेआम, तो हम आप इसके साथ है। ये जो हिजाब है ये हमारी इस्लाम की शान है, ये हमारी पहचान है। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार बिहार सीएम। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी और पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती तो नीतीश कुमार के खिलाफ थाने पहुंच गई हैं और बेहद गुस्से में दिखाई दे रही हैं। They should be ashamed of themselves। और मैं इनको बता रही हूँ, अगर आपने हमारी मुसलमान माए बहनों का नकाब अगली बार छुआ तो हम आपको खुद सेट कर देंगे। जो हम मुसलमान औरतें हैं, आदमियों को तो हम लाएंगे भी नहीं, हम खुद आपको अच्छे से सेट कर देंगे। दे हैव द राइट टू कवर देयर हेड, जैसे मैंने अभी अपना सर ढका है। वी ऑल हैव द राइट टू डू व्हाट वी फील लाइक। यू कैन नॉट स्नैच आवर डिग्निटी।
नीतीश कुमार के खिलाफ इल्तिजा मुफ्ती ने श्रीनगर के कोठीबाग थाने में शिकायत दी है और ये भी कहा है कि अगर पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया तो उन पर भी सवाल उठेंगे। श्रीनगर में थाने में शिकायत हो रही है तो पटना में सड़क पर निकली महिलाएं चेतावनी दे रही हैं कि अगर नीतीश कुमार ने माफी नहीं मांगी तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। हम नुसरत परवीन के साथ हैं। अगर नीतीश कुमार माफी नहीं मांगेंगे तो कानून का दरवाजा हम खटखटाएंगे। के बीच में नीतीश कुमार को माफी मांगना चाहिए। जो हिजाब खींचने वाला मामला ये मामूली बात नहीं है, महिलाओं के सम्मान पर ठेस पहुंचाना है। एक तो पहले ही नीतीश कुमार ने जिस तरह से महिला डॉक्टर के चेहरे से नकाब हटाया उस पर आक्रोश था, लेकिन आग में घी डालने का काम किया उन नेताओं ने जो नीतीश कुमार को सही ठहराने के लिए सिर्फ आगे नहीं आए बल्कि आपत्तिजनक बयान देने लगे, कुतर्क करने लगे, बिना इस बात की परवाह किए कि वो देश की एक बेटी और बहन का अपमान कर रहा है। आप अपनी बेटी को भी ऐसा ही बोलते हो क्या? हा? बेशरम आदमी, तुमको शर्म नहीं आई इस तरह की घटिया बात करने के लिए? आप इस तरह की घटिया बात करोगे, अब नारी का ये अपमान करोगे इस तरह से। हमारे भारतीय है ना वो भी, और ये मंत्री बनते हैं, ये इनको मंत्री पद नहीं, इनको तो कुछ नहीं बनाना चाहिए, निकालना चाहिए लात मार के इनको मंत्री पद से भी। इस तरह के घटिया अल्फाज को इस्तेमाल करता है क्या नारी के सामने? मुझे लगता है अपने घर में भी अपनी माँ बहनों के सामने भी इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते होंगे, इसी तरह की हरकत करते होंगे जो ये आके पब्लिक के सामने दर्शाते हैं। अगर तू ये समझ रहा है कि तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे, अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। संजय निषाद के इस आपत्तिजनक बयान पर समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा ने लखनऊ के कैसरबाग थाने में शिकायत दी। जब एफआईआर नहीं हुई तो वो कमिश्नर से मिलने वाली थी, लेकिन आरोप लगा रही हैं कि उनके घर के बाहर फोर्स लगाकर हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। पूरी तरीके से आप एक समाज को इस तरीके की घृणा की नजर से देख रहे हो महिलाओं को, तो इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इस पर भी मुकदमा नहीं लिखा गया या उस पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम यकीनी तौर पर घेराव करेंगे। अगली तस्वीरें देखिए जो गुरुवार की हैं, जब लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था। बवाल बढ़ा तो संजय निषाद अपने बेशर्मी से भरे बयान पर सफाई पेश करने भी आ गए। जब किसी बात को टालना, हल्के फुल्के अंदाज में खत्म करना होता है तो लोग पारंपरिक तौर पर कहते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर बता हमारे भोजपुरी में कहा जाता है कि फलनवा यह कहले बना कुछ और ना ही कहला सना, चला ही बतिया छोड़ दे। जिस कथन को लेकर आज विवाद खड़ा किया जा रहा है वह मैंने हंसते हुए सहज भाव से और अपनी स्थानीय भोजपुरी बोली में कहा था। न उसमें किसी समुदाय की, किसी महिला या किसी धर्म के प्रति कोई दुर्भावना थी और न ही अपमान का कोई उद्देश्य मेरा था। बावजूद इसके केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को ऐसा नहीं लगा कि मामला संवेदनशील है तो जिम्मेदार पद पर बैठे होने के नाते उन्हें बयान देने में भी थोड़ी सी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस महिला का हिजाब खींचा गया है वो कोई ऐसी महिला नहीं थी जो धर्म का पालन परिवार के कहने से कर रही हो। वो युवती खुद एक आयुष डॉक्टर है, उनके भाई लॉ के प्रोफेसर हैं, यानी साफ है कि महिला डॉक्टर ने अपनी मर्जी से हिजाब और नकाब पहना था तो उसे हटाना भी उनकी मर्जी से ही होना चाहिए। और हिंदुस्तान अकेला मुल्क तो है नहीं जहां हिजाब है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मशहूर ब्रिटिश बांग्लादेशी शेफ नादिया हुसैन मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं और 14 साल की उम्र से हिजाब पहन रही हैं। नादिया कहते हैं कि हिजाब उनकी पहचान का एक जरूरी हिस्सा रहा है और वो इसे अपनी पहचान और विश्वास के प्रतीक के रूप में गर्व से पहनती हैं। हम गिरिराज सिंह से पूछना चाहते हैं कि आपको किसी बेटी की पहचान पर हमला करने और फिर उसे जायज ठहराने का अधिकार किसने दिया? नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं?
गिरिराज सिंह, आपका बयान सुनकर लगता है कि आप ये भूल गए कि आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आप भूल गए कि आप देश के केंद्रीय मंत्री हैं और ये भी भूल गए कि आप संसद परिसर में खड़े होकर संविधान का ही अपमान कर रहे थे। मैं गिरिराज सिंह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। अफसोस, आप संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा नहीं रख पाए। सुनिए बिहार के नवादा से आई उन बेटियों की आवाज जो कह रही हैं कि अगर हमारे हिजाब को खींचा जाएगा तो उनके आगे निकलने का रास्ता तक बंद हो जाएगा। हम जब वोट देने जाते हैं, आइडेंटिफाई जो करने का एक रूल होता है कि हाँ वहाँ एक लेडी होती है कि आइडेंटिफाई करती है कि हाँ ये कौन है। आज हम एक स्टूडेंट है, अगर सरेआम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे खुलेआम ऐसे बुरखा नोचेंगे तो हमें कॉलेज जाने में, अटेंडेंस बनाने में, एग्जाम देने में काफी प्रॉब्लम होगा। जहन्नुम का तो मतलब भी नहीं समझते। मुस्लिम को इतना सताते हैं ना, उन लोग खुद जहन्नुम में जाएंगे, तब उन लोग को पता चले कि जहन्नुम होता क्या है। कि हर चीज में हम निकाब ही खोले, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो हम चाहते नहीं है। निकाब से क्या मतलब है? चेहरे का कोई मतलब तो नहीं है। वो तो मेरा इज्जत है, निकाब में पर्दा है। बिल्कुल ठीक बात है, बेटियों के हिजाब पर हमला करने का अधिकार किसी को नहीं है। जो गिरिराज सिंह जैसे जो बीजेपी के लीडर हैं, वो यहाँ कौरव राज बनाना चाहते हैं। राम राज नहीं, कौरव राज, जिसमें कौरवों ने द्रौपदी का बड़ी महफिल में कपड़े उतारे दिए थे। तो मुझे लगता है गिरिराज जी की मेंटालिटी वही कौरवों वाली है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने गिरिराज सिंह के बयान पर कहा है कि जहन्नुम तो पैदा कर दिया गया है, वहां जाने की क्या जरूरत है। तो जहन्नुम तो आप पैदा कर दिए, जाने की क्या है जहन्नुम में। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें पटना के राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल की हैं। ये वही जगह है जहां आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन पढ़ती हैं। खबर आई थी कि नुसरत बिहार से अपने भाई के पास कोलकाता चली गई हैं। हमने जब कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछा तो उन्होंने कहा कि नुसरत कहाँ है, इसकी कोई जानकारी उनके पास नहीं है। जैसे नियुक्ति पत्र मिला उसके बाद से तो आ ही नहीं रही है। हाँ, यहाँ नहीं आ रही है। नियुक्ति पत्र के बाद से वो यहाँ कोलकाता चली, पता नहीं कहाँ चली गई है। हम लोगों को बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के जो है कि वो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उन्होंने नौकरी करने से मना कर दिया। ये भी हम लोगों को जो है कि रिटर्न में कोई खबर नहीं है, या कोई टेलीफोनिक भी उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कॉलेज को कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगी या क्या करूंगी। नुसरत के कॉलेज प्रिंसिपल का जो बयान आपने सुना वो शुक्रवार सुबह का है, लेकिन दोपहर होते होते प्रिंसिपल से फिर एबीपी न्यूज ने बात की और 4 घंटे के भीतर सब कुछ बदल चुका था। ताजा अपडेट क्या है, वो नौकरी ज्वाइन कर रही हैं? हाँ, अभी जो है हमें ताज़ा अपडेट मिला है सुबह में। उनकी ही बैचमेट हैं बिल्किस परवीन, तो उससे मेरी बातें हुई। वो आई भी थी अभी यहाँ पे, तो बोले कि सर वो कल नौकरी ज्वाइन करने जा रही है पटना सदर। अब 4 घंटे के भीतर ही नुसरत की पूरी कहानी में ट्विस्ट कैसे आ गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। हम नहीं कह रहे कि सरकार ने ही कोई दबाव बनाया होगा, लेकिन 4 घंटे पहले तक प्रिंसिपल को कुछ नहीं पता था, जबकि घटना सोमवार की है और 4 घंटे के भीतर ही प्रिंसिपल को सारी जानकारी मुहैया हो गई। और जहां तक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के विवादित बयानों का सवाल है, तो ये कोई पहली बार नहीं है। गिरिराज सिंह ऐसी बयानबाजी के लिए बदनाम है। अच्छा तो बताबो दीदी, जकरा तो मदद करे छहो और वो अगर बेईमान हो जाए तो ओकरा नमक हरामे न कहबो। हाँ, ओकरा नमक हरामे न कहबो। लेकिन देखिए कितने आराम से भारत की प्रभुता और अखंडता को कायम रखने की शपथ लेकर उसे अपने बयानों से ये हर रोज तार तार करते हैं। गिरिराज सिंह, आप भले ही अपना धर्म भूल गए हों, लेकिन हम आपको याद दिला दें कि आपने बिना भेदभाव और धर्म देखे देश के नागरिकों के हित में काम करने की शपथ खाई है। उम्मीद करते हैं कि अगली बार नफरती बयानबाजी से पहले आप इस शपथ को याद जरूर रखेंगे। तो इसी के साथ भारत की बात में अब मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8:30 बजे घंटी बजाओ में आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।